बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 13। और आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 13 का थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे सामने है। स्टेटमेंट के मुताबिक फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन से बाहर हो या कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन का हिस्सा ना हो। सपोज कर लें ये कोई लाइन है, लाइन का कोई भी हम लोग लेबलिंग कर ले इसकी। सपोज कर ले ये हमारे पास कोई भी लाइन ए बी है। अब इसके बेशु काफी सारे पॉइंट हम इसमें इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट जो इस लाइन का हिस्सा ना हो। फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, एक पॉइंट जो इस लाइन से बाहर हो कहीं। सपोज कर ले यहां पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया सी। तो क्या रिलेशन करना है इसके दरमियान? फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। सवाल के स्टेटमेंट पे वापस जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन बातों को जरा कंसीडर कर लें कि इस पॉइंट से इस लाइन के किसी भी जगह पे पहुंचने के बेशुमार ऑप्शन हमारे पास। सी से इस पॉइंट का फासला, सी से ए का फासला, सी से किसी भी पॉइंट का फासला, सी से इस लाइन के किसी भी पॉइंट का फासला ले लें। बहुत सारे डिस्टेंसेस लिए जा सकते हैं, लेकिन इन सारे डिस्टेंसेस में ये सारे डिस्टेंसेस किसी पॉइंट सी से किसी लाइन के डिस्टेंसेस हैं। लेकिन साबित ये करना है कि किसी पॉइंट से जो किसी लाइन से आउटसाइड हो, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वहां से अगर आप एक पॉइंट से स्ट्रेट आते हैं और लाइन पर ऐसी जगह टकराते हैं जहां पर एंगल 90 का बने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये बात हमने साबित करनी है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बेशुमार फासले लिए जा सकते हैं। उन सारे डिस्टेंसेस के अंदर जो पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ऐसा डिस्टेंस जो पॉइंट से इस लाइन का 90 का एंगल भी बनाए, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस लाइन का। ये बात हमने इस थ्योरम में साबित करनी है। तो अब ये तो एक रफ फिगर मैंने बनाई आपको समझाने के लिए। अब इसकी नीट फिगर की तरफ जाते हैं। गिवन को चेक कर देते हैं, और गिवन में अकॉर्डिंग टू बुक लिख रहा हूं। अपनी वर्डिंग में भी हम लोग लिख सकते हैं इन सारी बातों को, लेकिन मैं इसलिए सिर्फ किताब की बात लिख रहा हूं ताकि आपको बुक वाली बात और यही बात, एक ही चीज आप समझ सके, एक ही चीज आप जहन में रख सके। तो गिवन में कह रहा है अलाइन ए बी। कंसिडर कर लें कि कोई लाइन है आपके पास, अलाइन ए बी। याद रखें लाइन के ऊपर हमेशा एरो डायरेक्शन वाली चीज होगी, ये इस तरह का निशान लगाया जाता है, अलाइन ए बी। हम अपनी नीट फिगर की तरफ भी जाते हैं। एक लाइन ए बी कंसीडर कर लें। अब इस लाइन ए बी के कोई भी दो पॉइंट मेंशन करें, जिन जैसा कि हमने जिक्र किया, ए और बी। अब लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी नॉट lying on AB। एक लाइन ले ले और एक पॉइंट सी ले ले। ऐसा हो कि सी कहीं पे भी लिया जा सकता है, लेकिन इस लाइन से बाहर कहीं भी रख ले। एक पॉइंट सी ले ले, लेकिन ये पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होना चाहिए। लाइन मींस मौजूद होना, पाया जाना। एंड अ पॉइंट डी, और एक पॉइंट और ले ले, एंड टेक अ पॉइंट डी and take a point D। अच्छा, ये बुक वाली मैं कंस्ट्रक्शन को छोड़ रहा हूं, मैं थोड़ा और रास्ता ले लेता हूं। चलिए इसी को देख लेते हैं। टेक अ पॉइंट डी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं चेंजिंग कर दूंगा। टेक अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट दिस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मैं बाद में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं इसमें। ये आपके सामने
एक लाइन ए बी ले ले, एक पॉइंट सी ले ले जो कि इस लाइन पर ना हो, इनके अलावा एक पॉइंट अपनी तरफ से ले जो कि बिल्कुल इस लाइन ए बी के ऊपर इस तरह, बिल्कुल इसके इस तरह हो कि सी से, अगर इसको सी से मिलाया जाए, इस पॉइंट डी को अगर सी से मिलाया जाए तो ये यहां से 90 का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हो, या हम जिसको कह सकते हैं कि 90 का एंगल बनाए। ये रफ फिगर में बना रहा हूं, इसमें थोड़ी बहुत ही कमी बेशी हो सकती है, सिर्फ आपने समझना है इस सारी बात को। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको किस तरतीब से आगे चलाते हैं, साबित क्या करना है, टू प्रूफ, साबित ये करना है कि सी डी डिस्टेंस is the shortest distance from C to AB। पॉइंट C से AB का ये फासला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब क्या इसी दो चीजों से, इस परपेंडिकुलर लाइन से ही क्या ये बात साबित हो जाएगी, या हमें इसके अंदर कुछ और चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी चीजें चेंज करूंगा प्रूफ के अंदर जाते हुए। टेक अ पॉइंट E, कोई पॉइंट E ले ले ऑन AB, AB के ऊपर कोई भी पॉइंट E ले लें एंड ज्वाइन C to E। अब ध्यान से देखें, हम यहां पर AB के ऊपर कोई भी पॉइंट E रख लेते हैं। ये मैंने E पॉइंट ले लिया और मैंने इस C को इस E से मिला लिया। इस मिलाने से जाहिर है एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। सो दैट, अपनी तरफ से ये मैं इजाफा कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन में, सो दैट अ राइट ट्राइंगल, वहां पे ट्राइंगल का वर्ड लिखा है, हम यहां वर्ड यूज कर लेते हैं राइट ट्राइंगल CDE is so formed। इसको मिलाने से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अब अपनी आसानी के लिए हम यहां पर इसको एंगल E कह दें। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, यहां पर एंगल C है। इस रिजल्ट को प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ के अंदर हमारे सामने हमेशा स्टेटमेंट्स और रीजंस होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजंस। स्टेटमेंट एंड रीजंस ले लें तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल CDE। इस ट्राइंगल CDE के अंदर, अब ये स्टेटमेंट रीजन मैं बुक से थोड़े से डिफरेंट लिख रहा हूं, बुक वाले भी आसान है, ये थोड़ा सा और मुझे मेरी समझ के मुताबिक ये थोड़ा सा और आसान है। तो देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल CD के अंदर मेजरमेंट एंगल D, ये जो एंगल D है, इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। रीजन हम कह सकते हैं कि CD जो था वो परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, और परपेंडिकुलर का मतलब यही है कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चले ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इससे आगे स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं कुछ मुख्तसर सी बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लूं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक एक बेसिक रिजल्ट हम सब जानते हैं, मैं उसी को थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं ताकि हमारा बात को समझना आसान हो जाए। ये मेरे पास, मैंने यही लेबलिंग कर दी ताकि मैं इसी बात को फिर इसमें इंक्लूड कर सकूं। ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के लिहाज से, या नॉर्मली हम लोग, ये रफ बातें मैं लिख रहा हूं, मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर। हम लोग जानते हैं कि मेजरमेंट एंगल
प्लस मेजरमेंट एंगल E प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात हम सबको क्लियर है। और यहाँ पर D जो है वो 90 डिग्री है, इसकी मेजरमेंट हमें क्लियर है, ये 90 है। अब अगर दोनों तरफ से 90 सब्ट्रैक्ट करूं या इस 90 को मैं इक्वल के उस तरफ ले जाके लिख दूं, तो मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 90। अब 180 में से 90 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग भी हम सबको क्लियर है कि बाकी भी 90 बचता है। अब हमारे सामने ये दो एंगल्स हैं, एंगल E और एंगल C। एंगल C और एंगल E को अगर हम प्लस करें तो इनको प्लस करने से रिजल्ट आता है 90। और इस चैप्टर के तकरीबन थ्योरम्स में हम एक बात बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, ये जो 90 है ये दो एंगल्स का सम है, दो एंगल्स की मेजरमेंट का सम है। तो हमेशा हमने पढ़ा कि ये जो सम होता है ये हमेशा इनमें से हर एक से बड़ा होगा, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इनमें से हर एक से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि इनमें से हर एक 90 से छोटा होगा। तो ये एंगल C भी 90 से छोटा और ये एंगल E भी 90 से छोटा होगा। और हम जानते हैं कि कोई भी एंगल जो 90 से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक तो राइट एंगल होगा, लेकिन उस राइट एंगल के अलावा बाकी जो दो एंगल होंगे वो दोनों हमेशा एक्यूट एंगल होंगे, यानी 90 से छोटे होंगे। तो ये जो एंगल बनेगा एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, दिस इज आल्सो एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, and we know the acute angle of a right triangle is always less than the right angle or of the 90 degree। तो ये जो acute angle होता है ये हमेशा 90 से छोटा होगा। राइट ट्राइंगल के अंदर acute angle हमेशा राइट एंगल से छोटा होगा। तो इस सारी बहस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं या इस बात को कह सकते हैं कि ये जो एंगल E है ये एक्यूट एंगल है और ये राइट एंगल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेजरमेंट एंगल E मस्ट बी लेस देन टू मेजरमेंट एंगल D। E रीजन में लिख सकते हैं E इज एक्यूट एंगल एंड एंगल D इज राइट एंगल of a right angle triangle। ये मैंने बहुत डिटेल से लिख दिया, इसको अपने आसान लफ्जों में भी हम लोग और मुख्तसर अल्फाज में भी लिख सकते हैं। एंगल E छोटा होगा एंगल D से, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में E इस राइट एंगल का एक्यूट एंगल है और D जो है वो इस राइट एंगल का राइट एंगल ट्राइंगल है और एक्यूट हमेशा राइट से छोटा होता है। और इसी थ्योरम के इसी चैप्टर के पिछले थ्योरम से हमने ये बात बार बार साबित की हुई है कि अगर दो साइडें अनइक्वल हो तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है और छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होता है। इसी के एक और थ्योरम में हमने साबित किया, थ्योरम नंबर 2 में साबित किया कि अगर दो एंगल अनइक्वल हो तो बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होगी और छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होगी। उसी थ्योरम की बेस पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का, इस ट्राइंगल के दो एंगल के मुताबिक हमें क्लियर हो गया कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। अगर ये एंगल E छोटा है तो इसके सामने वाली साइड, therefore या दिस इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ CD लेस देन टू मेजरमेंट ऑफ CE। इस एंगल के सामने CD है और इस एंगल के सामने एंगल D के सामने CE है। तो ये हम लोग जानते हैं रिजल्ट कि अगर दो एंगल अनइक्वल हो तो उनकी साइडें भी इसी वे से अनइक्वल होंगी। रीजन में आप कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल E, यहां लिख देता हूं कि मेजरमेंट एंगल E इज लेस देन टू मेजरमेंट एंगल D, क्योंकि इनके एंगल्स अनइक्वल हैं। या आप दूसरे वे में ये भी लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स
ऑफ अनइक्वल एंगल्स, या हम लिख सकते हैं कि ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। एंगल्स के लिहाज से हम रीजन में कह सकते हैं द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज लेस देन द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। The side opposite to smaller angle is less than the side opposite to greater angle, या आप ये रीजन लिख। अब यहां तक तो हम आ चुके, साबित ये करना है कि ये CD फासला इस C से इस AB के हर फासले से छोटा है, ये डिस्टेंस हर डिस्टेंस से छोटा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आखिरी स्टेटमेंट पे मैं जा रहा हूं। हमने E अपनी मर्जी से यहां रखा था, हम इस E को यहां से हटाकर कहीं किसी दूसरी तरफ रख लें। अगर हम E को यहां रख दें, टेक E ऑन दिस साइड, और इसको यहां C से जोड़ दें, तो अब देखें अब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल CDE बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 है, तो ये यकीनन जो पहले हमने बात की उसके लिहाज से ये हमेशा एक्यूट हो जाएगा, ये फिर एक्यूट बनेगा। और अगर ये एक्यूट बनेगा तो ये एंगल इस एंगल से छोटा होगा, एंगल E एंगल D से छोटा होगा। अगर ये एंगल E एंगल D से छोटा होगा तो एंगल E के सामने बनने वाली साइड CD ये छोटी होगी, एंगल D के सामने बनने वाली साइड CE से ये साइड छोटी होगी। तो हमने E को इस तरफ रखा तो भी यही सारे स्टेटमेंट रीजन बनते हैं। E को इधर रख दें, E पॉइंट यहां ना लें, E पॉइंट यहां के बजाय अगर इधर रख दें तो भी यही सेम सिचुएशन बनती है। E पॉइंट को आप इस पूरी लाइन AB के अंदर कहीं भी रख लें। E को अगर यहां रखा जाए तो यहां से अगेन वही कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन C टू E, C को E से जोड़ दे। अगर C को E से जोड़ते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये एक्यूट एंगल बनेगा और ये राइट एंगल बनेगा। और हम जानते हैं कि ये अगर एक्यूट है तो ये एंगल छोटा होगा, अगर ये एंगल छोटा होगा तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी। तो इसके बाद हम मजीद स्टेटमेंट में जस्ट इतना कह सकते हैं, बट E is any point on AB. E is any point AB on AB. E तो इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, AB का कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर ये AB का कोई भी पॉइंट होगा कहीं पे रखे, हर मर्तबा यही सिचुएशन होगी, हर मर्तबा ये फासला सबसे कम फासला होगा। तो इस बात के बाद कि हम E को कहीं पे भी रखें रिजल्ट यही आना है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं हेंस CD is the shortest distance. CD is the shortest distance from point C to line AB. तो ये स्टेटमेंट रीजन मैंने थोड़े से बुक से हटके लिखे हैं, तो यहाँ बाकी सारी चीजें वही रखें। किताब के अंदर जो किया हुआ है वो बिल्कुल वो भी 100% ठीक है। उसमें थोड़ा सा एंगल और ट्राइंगल के वर्ड्स को थोड़ा ज्यादा यूज किया गया है, जिसको समझना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों ने चेंजिंग की है। तो ये एक आम सा स्टेटमेंट था कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का फासला, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप कहीं पर भी मौजूद हैं, आप किसी कमरे में बैठे हुए, आपके सामने कोई ना कोई दीवार यकीनन होगी, तो आपसे दीवार का सबसे कम फासला जो होगा वो स्ट्रेट पाथ ही होगा। सीधा फासला ही सबसे कम फासला होता है, सीधा फासला ही सबसे मुख्तसर फासला होता है। तो मैथ की इसी खूबसूरती को आप आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सीधा फासला ही आसान होता है। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इस थ्योरम के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो आप राब्ता कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाजत चाहता हूँ।